ओवैसी के किले को ध्वस्त करेंगी माधवीलता। हैदराबाद सीट हार रहे हैं ओवैसी। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। माधवीलता को मिल रहा है लोगों का प्यार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हैदराबाद से ओवैसी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर माधवीलता को प्रत्याशी बनाया है। ये कमोवेश वैसा ही प्रयोग है जैसा बीजेपी ने साल 2014 में अमेठी में किया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ राजनीति में नई कदम रखने वाली स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि उस वक्त स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई थी। इसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा। 5 साल जमकर मेहनत की और 2019 में अपनी हार का बदला लेते हुए राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था। आपको बता दें कि हैदराबाद सीट AIMIM का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने थे। साल 2004 तक वो सांसद रहे और उसके बाद ये सीट असदुद्दीन ओवैसी के पास है। ओवैसी इस सीट से मौजूदा सांसद है। बीजेपी को लगता है कि माधवीलता स्मृति ईरानी जैसा कोई करिश्मा दिखाएंगी, इसलिए उन्हें हैदराबाद सीट से प्रत्याशी बनाया है। वैसे अभी से ये दिखने लगा है। ओवैसी इस वक्त हार के डर से घबराए हुए हैं। अब उन्होंने इस हार को टालने के लिए कांग्रेस से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। आमतौर पर यह कहा जाता रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो देश की चुनावी राजनीति में बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। लेकिन इस बार के चुनावों में बीजेपी और AIMIM की गतिविधियां ये बता रही हैं कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की वाट लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। जहां बीजेपी ने हैदराबाद से तगड़ा कैंडिडेट कोम्पेला माधवीलता को उम्मीदवार बनाकर असदुद्दीन ओवैसी को मुश्किल में डाल दिया है, वहीं AIMIM ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशियों को ना खड़ा करके एनडीए को परेशान कर दिया है। ओवैसी ने यूपी में 19 प्रत्याशी खड़े करने और बिहार में सीमांचल की सीटों पर 16 उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक यूपी से एक भी उम्मीदवार नहीं दिया है, जबकि बिहार में भी सिर्फ एक कैंडिडेट किशनगंज से ही खड़ा किया है। इस तरह से ये साफ हो गया है कि बीजेपी को ओवैसी के कैंडिडेट द्वारा मुस्लिम वोट काटे जाने का फायदा इस बार नहीं हो रहा है। इस तरह इस बार के लोकसभा चुनावों के बाद ओवैसी को कोई भी बीजेपी की बी टीम नहीं कह सकेगा। पर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ओवैसी पर आरोप लग रहे हैं कि वो इस बार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। ओवैसी के इस कदम से बीजेपी को कितना फायदा या कितना नुकसान हो रहा है, चलिए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। बीजेपी अब साबित कर सकेगी कि कांग्रेस और ओवैसी मिले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की जमीन और होगी मजबूत। बिहार सीमांचल में बीजेपी को कितना हो रहा है नुकसान। यूपी में ओवैसी का काम बीएसपी के मुस्लिम कैंडिडेट कर रहे हैं। 4 साल पहले हैदराबाद नगर निगम चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित बीजेपी ने माधवीलता के रूप में लड़ाकू प्रत्याशी हैदराबाद से उतारा है। माधवी के चुनाव मैदान में आने के बाद से हैदराबाद में ओवैसी की सांसदी हिली हुई नजर आ रही है। हैदराबाद सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा 4 दशकों से बना हुआ है। अभी तक तेलंगाना की राजनीति में ओवैसी का भारत राष्ट्र समिति से तालमेल रहता था, लेकिन प्रदेश की राजनीति बदली तो उनको अब कांग्रेस की जरूरत पड़ गई, क्योंकि तेलंगाना की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है। दूसरी ओर कांग्रेस को भी ओवैसी की जरूरत है, क्योंकि 119 सदस्य तेलंगाना विधानसभा कांग्रेस के पास यहाँ पर बहुमत से सिर्फ 4 ही ज्यादा विधायक हैं। जाहिर है कल को कुछ विधायक इधर उधर होते हैं तो रेवंत सरकार को बचाने के लिए ओवैसी का साथ चाहिए। दूसरी तरफ हैदराबाद सीट पर 5वीं जीत के लिए ओवैसी को भी कांग्रेस की मदद चाहिए। इसके लिए देखिए किस तरह से काम हो रहा है। तेलंगाना में चौथे चरण में मतदान होना है। 13 मई को 17 लोकसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि नामांकन 18 अप्रैल से शुरू हो चुका है। जबकि क्रिकेटर और कांग्रेस पार्टी के सांसद रह चुके अजरुद्दीन इसी शहर के हैं। बीआरएस के बड़े नेता केशव राव और उनकी बेटी हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी भी कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस शायद यहां फ्रेंडली मैच खेलना चाहती है, इसलिए किसी ऐसे कैंडिडेट की तलाश में है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सके। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जो लोग समझ रहे हैं कि ओवैसी के कैंडिडेट ना खड़ा करने से बीजेपी को नुकसान होगा, वो मुगालते में हैं। आम जनता के बीच ओवैसी के यूपी और बिहार में प्रत्याशी ना खड़ा करने से ये संदेश जा रहा है कि MIMIM और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं।
इसके चलते बीजेपी फ्लोटिंग वोट फिर से एक बार बीजेपी के साथ आ रहा है। तेलंगाना में 2023 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद बीजेपी आगामी लोकसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कमर कस चुकी है। शायद यही वजह है कि ओवैसी के खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि लोग माधवीलता का इंटरव्यू देखें। इससे जनता के बीच ये संदेश गया है कि ओवैसी के साथ बीजेपी का कोई अंदरूनी तालमेल नहीं है, बल्कि कांग्रेस के साथ ये तालमेल है। तेलंगाना में हार के बावजूद पार्टी ने 2018 की तुलना में अपनी सीटों की संख्या और मतदान प्रतिशत में दोनों में सुधार किया था। विधानसभा चुनावों के विपरीत जहां मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच था, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर सीधी लड़ाई हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 2019 में यहां पर 17 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें जीतने वाली बीआरएस की संख्या घटकर 1-2 रह सकती है, जबकि बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनावों में अपना वोट शेयर 2018 के 6.98% से दुगना कर लगभग 14% करने में सफल रही। बीजेपी की सीटों की संख्या भी 1 से बढ़कर 8 हो गई है। उम्मीद की जा रही कि तेलंगाना में बीजेपी इस बार मजबूत होकर उभरेगी। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सीमांचल का है, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। सीमांचल के 4 जिले जिसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया शामिल है और सभी मुस्लिम इलाके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में हैदराबाद की पार्टी के नाम से मशहूर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में काम करना शुरू किया और जिसका नतीजा 2020 में देखने को मिला, जब ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। पहले ओवैसी ने सीमांचल के सभी सीटों के साथ ही बिहार के दूसरे हिस्सों में भी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। हालांकि अब ओवैसी ने दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सिर्फ किशनगंज में ही अपना उम्मीदवार उतारा है। इसके अलावा अररिया, पूर्णिया और कटिहार में यहाँ पर मैदान जो है वो महागठबंधन के लिए साफ है। पर पूर्णिया में ओवैसी का काम पप्पू यादव कर रहे हैं। कटिहार में 2009 में जहां बीजेपी से निखिल चौधरी यहां से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, वही 2014 में एनसीपी के तारिक अनवर ने चुनाव जीता था और 2019 में जनता दल यूनाइटेड से दुलार चंद गोस्वामी सांसद बने थे। यहाँ पर महागठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से ओवैसी का कैंडिडेट नहीं है। 2009 में अररिया से बीजेपी उम्मीदवार प्रदीप सिंह सांसद चुने गए थे और फिर 2014 में आरजेडी से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन संसद पहुंचे थे। 2019 में एक बार फिर बीजेपी ने ये सीट जीती और प्रदीप सिंह सांसद बन गए थे। निश्चित है कि इस बार बीजेपी के लिए ये सीट बचाना मुश्किल होगा। इसी तरह 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले ओवैसी ने लोकसभा के लिए अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। पहले 20 सीटों पर लड़ने का दावा किया था। अपना दल यहाँ पर कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने उनकी पार्टी से गठबंधन जरूर किया है, लेकिन ओवैसी में जोश नहीं दिख रहा है। ओवैसी ने झारखंड में भी 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जब वक्त आया तो यहाँ पर वो तस्वीर से गायब हो गए। लेकिन बीजेपी के लिए खुशी की बात यह है कि बीएसपी ने अब तक यूपी में करीब 14 मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए हैं। जाहिर है कि ये 14 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने का ही काम करेंगे। इसके बावजूद अगर ओवैसी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते तो बीजेपी को उन जगहों पर जरूर फायदा होता जहां से किसी भी दल ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, बागपत में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद 30 से 35% तक होने के बावजूद ना तो समाजवादी पार्टी ने और ना ही बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को तरजीह दी है। इन जगहों पर AIMIM के कैंडिडेट ना होने का नुकसान तो बीजेपी को उठाना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से ये पूरी तस्वीर जो सामने आ रही है, फिलहाल यहाँ पर ओवैसी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही माधवीलता एक नृत्यांगना भी है। उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा है। वो हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में भी काफी एक्टिव रहती है। माधवी ट्रस्ट के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही हैं। माधवीलता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी एक छोटा सा यहाँ पर कोष भी बनाया हुआ है, जहां से वो उन महिलाओं की मदद करती हैं। इसके साथ ही माधवी एक गौशाला भी चलाती हैं। स्कूल कॉलेज में भी हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण देती नजर आती हैं। उनका विरंची नाम का अस्पताल है जिसकी वो चेयरपर्सन है। वो अपनी हिंदू समर्थक रुख के कारण सुर्खियों में रहती हैं। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और इस बार वो ओवैसी को उसी के गढ़ में मात देने जा रही हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।